बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की एक्सरसाइज को पढ़ने लगे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट ग्लोसरी एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन ताल्लुक, फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेलिब्रेशन, तकरीब, party or special event at which you celebrate something. The next word is customary, रवायत या रस्मी, usual for somebody. The next word is gatherings, हजूम या इज्तिमा या मजालिस, bringing together or coming together of people of a family. The next word is lunar, कमरी, रिलेटिंग टू द मून, चांद से मुतल्लिका। पार्टेक, हिस्सा लेना, शामिल होना, टेक अ पार्ट और शेयर इन। रेसिपिएंट, वसूल करने वाला, रिसीवर, रिनवैगुरेट, ताकत हासिल करना, स्ट्रेंथन। सिंबलाइज, नुमाइंदगी करना, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेट्स, खसूसियात या खूबियाँ, करेक्टरिस्टिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर नंबर 2 की ग्लोसरी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। के लेसन के अंदर, सबक के अंदर ये अल्फाज क्या मीनिंग दे रहे हैं वो हमें बताएं। तो अल्फाज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है गैदरिंग, इज्तिमा मीन्स असेंबलेज, कस्टमरी, रवायत, ट्रेडिशनल, थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, कॉमन प्लेस, आम या कॉमन और जनरल, पार्टेक, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, ट्रेट्स, खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स, रिनवैगुरेट, कुव्वत हासिल करना, रेनफोर्स। तो ये थे अल्फाज जिनके हमने मीनिंग बताए और इनके सिनोनिम्स को भी पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, पहले हमने उनको नाउन में कन्वर्ट करना है, फिर उस नाउन वाले वर्ड से हमने सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, जैसे कि सेलिब्रेट से उसने नाउन बनाया सेलिब्रेशन। तो वर्ड में पहला वर्ड है हमारे पास गैदर। गैदर मतलब होता है जमा होना, इसका नाउन बनेगा गैदरिंग यानी कि इज्तिमा। एंड द सेंटेंस इज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ गैदरिंग ऑफ रिलीजियस लीडर्स। कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीजियस जो लीडर्स थे उनके इज्तिमा से खिताब किया। नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक, इसका नाउन बना सिंबल मीन्स अलामत। एंड द सेंटेंस इज द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। द थर्ड वर्ड इज प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर से जो नाउन बनेगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली। द प्रेजेंट गवर्नमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। द नेक्स्ट वन इज डेकोरेट। डेकोरेट से हमारा नाउन बनेगा डेकोरेशन, इसका मतलब होता है सजावट। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेकोरेशन ऑफ द हाउस। The next word is encourage. Encourage से noun बनेगा encouragement means हौसला अफजाई। I can never forget his words of great encouragement to me. Keep in mind के कुछ words जिनके लास्ट के ऊपर TION आता है या MENT आता है, ये words जो होते हैं ये noun को represent करते हैं। So यहाँ पर हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। The next portion is about चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त बयान का इंतखाब करें। द फर्स्ट वन इज चाइनीज न्यू ईयर्स फॉल समवेयर। कि चाइना का नया साल कब शुरू होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं ऑन जनवरी 21, बी ऑप्शन है ऑन फरवरी 20 और सी ऑप्शन है बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 इज पैराग्राफ 1 गिव्स। इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 1 हमें क्या चीज़ जो है वो मुहैया करता है? ऑप्शन हमारे पास जनरल डिटेल ऑफ फेस्टिवल्स, के फेस्टिवल्स की एक आम सी मालूमात हमें देता है।
सेकंड है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, कि इसमें चाइना के नए साल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कि आम तौर पर सेलिब्रेशंस न्यू ईयर की क्या होती हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि चाइना के नए साल के बारे में हमें कुछ डिटेल्स बताई गई थी। नंबर 3 इज इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, कि ये एक आम रवायत है कि चीनी ख़ानदान अपने घरों को साफ़ करते हैं। कब? ऑप्शन है हमारे पास बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, चाइना के नए साल के पहले दिन से पहले। बी ऑप्शन है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन पे वो सफाई करते हैं। ऑप्शन है कि ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर, के नए साल के दूसरे दिन पर वो सफाई करते हैं। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कि पहले दिन से पहले सफाई को मुकम्मल करना होता है। नंबर 4 है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स, कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो पोस्टर्स और इश्तिहारात लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन 1 है लव एंड सिंसियरिटी, नंबर बी है केयर एंड अफेक्शन, और नंबर 3 है लक एंड हैप्पीनेस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, लक एंड हैप्पीनेस। नंबर 5 इज इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड अंटिल, लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब के, ऑप्शन हमारे पास हैं द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट, कि देने वाला वसूल करने वाले के घर से ना चला जाए। ऑप्शन है द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, कि वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। और सी है द गिवर हैज़ गॉन टू स्लीप, कि देने वाला जब तक सो ना जाए। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। After that there are question answers and the first question is when does Chinese New Year start, कि चीनियों का नया साल कब शुरू होता है। सो द आंसर इज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th, कि चीनियों का नया साल 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन शुरू होता है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरोली क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले चीनी खानदान घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई क्यों करते हैं। सो द आंसर इज द चाइनीज फैमिली डू थॉरोली क्लीनिंग टू मेक द हाउस रेडी फॉर गुड लक फॉर द कमिंग ईयर एंड क्लीन आउट बैड लक ऑफ द प्रीवियस ईयर। तर्जुमा है इसका, चीनी खानदान नए साल के दिन से पहले घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए और गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने के लिए घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई, कि चीन के नए साल के मौका पर किस रंग की इजाज़त नहीं होती और किस रंग की हौसला अफजाई की जाती है और ये क्यों किया जाता है। तो आंसर है ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड एज इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड रेड कलर इज इनकरेज्ड एज इट टर्न्स अवे बैड स्पिरिट्स। कहता है कि जो स्याह रंग होता है उसका ताल्लुक मौत के साथ होता है, इसलिए इसको पहनने की इजाज़त नहीं होती, और सुर्ख जो बदरूहों को भगा देता है की हौसला अफजाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज What do decorations on doors and windows symbolize? दरवाज़ों और खिड़कियों पर सजावटें किस चीज़ की अलामत हैं। So the answer is the decorations on doors and windows symbolize good luck and happiness, के दरवाज़ों और खिड़कियों पर आराइश खुशकिस्मती और मुसरत की अलामत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, के नए साल के मौका पर खाने की क्या अहमियत है। तो आंसर है द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर्स ईव्स डिनर इज दैट इट हेल्प्स चाइनीज फैमिलीज टू सिट टुगेदर, कि नए साल के मौका पर खाने की अहमियत है कि ये चीनी खानदानों को इकट्ठे बैठने में मददगार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज What do the little red envelopes filled with money symbolize? कि रकम से भरे हुए जो छोटे सुर्ख लफाफे दिए जाते हैं वो किस चीज़ की अलामत हैं। The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity, कि पैसों से भरे हुए जो छोटे सुर्ख लफाफे दिए जाते हैं वो खुशी और दौलत की अलामत होते हैं। And the question number 7 is
कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर्स फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, कि चीनियों के ख़ानदानों के यहाँ चीन के नए साल की अहमियत क्या है। तो आंसर है द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज़. It provides them a chance to sit together and thank for the previous year and strengthen themselves for new year. चीनियों का नया साल चीनी खानदानों के लिए बहुत अहम होता है. ये उन्हें इकट्ठे बैठने, गुज़श्ता बरस के लिए शुक्रिया अदा करने और नए साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए, खुद में जोश ताकत पैदा करने के लिए मौका फराहम करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ एंड इट इज़ अबाउट ग्रामर. ग्रामर में जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ रही है वो है कलेक्टिव नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन. द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. एट इज टीम, क्लास, आर्मी, फैमिली, फीट, हर्ड, कैटल, बंच, क्राउड एटसेट्रा. यानी किसी ग्रोह को जाहिर करने वाले नाम जो होते हैं वो इसमें मजमुआ कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन खुद ही हमें बता रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ नाउन्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो जो एक चीज़ बनेगी उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स मिलके क्या बनेगी, क्लास बनेगी. सोल्जर्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, एक आर्मी बनेगी. इसी तरह से प्लेयर्स मिलेंगे तो क्या बनेगी, टीम बनेगी. ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगी, फैमिली बनेगी. ठीक है, इसी तरह से मवेशी इकट्ठे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हर्ड. इस तरह से कैटल कहेंगे. फूल इकट्ठे होंगे तो क्या बनेंगे, बंच. आवाम इकट्ठी होगी तो क्या बनेगा, क्राउड. सो दीज आर ऑल वर्ड्स कलेक्टिव नाउन. अब इसके बारे में एक एक्सरसाइज है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन उसने हमें खुद ही प्रोवाइड कर दिए हैं. कौन कौन से हैं, गैंग है, क्राउड है, कमेटी है, क्लास है, क्रू है, ऑडियंस है और फैमिली है. ठीक है, अब इन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है. द फर्स्ट वन इज इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैमिली. नंबर 2 is the dash applauded heartily at the end of the concert. तो कॉन्सर्ट के अंदर जो लोग होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडियंस. द राइट ऑप्शन इज ऑडियंस. नंबर 3 is the dash has just had a physics lesson. तो फिजिक्स का लेसन जारी बात है क्लास को डिलीवर किया जाएगा. तो राइट ऑप्शन इज क्लास. नंबर 4 is the dash of robbers was arrested by the police. तो डाकुओं का जो कलेक्टिव नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, गैंग. So the right option is gang. Number 5 is a dash of people gathered at the accident site. जो लोगों का मजमुआ होगा, लोग इकट्ठे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, crowd. Number 6 is the dash took many important decisions at its monthly meeting. तो मीटिंग जो किसी खास पर्पस के लिए की जाती है, वो मीटिंग करने वाले अफराद को हम कमेटी का वर्ड यूज़ करते हैं. Number 7 is the dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. So the right option is the crew of Pakistan Air Force. यानी कि पाकिस्तान एयर फोर्स का जो अमला है वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर स्मार्ट दिखाई देता है. So this is the exercise of collective noun. The next one is use of must and must not. कि मस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर मस्ट नॉट को यूज़ किया जाता है. तो कहता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, किसी चीज़ को लाजमी तौर पर करने के लिए, फ़राइज़ की हद तक करने के लिए हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे. काम के लाजमी होने को शो करने के लिए हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन यानी कि किसी चीज़ से सख्ती से मना करने के लिए हम मस्ट नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं. मदर यू मस्ट नॉट प्ले विथ मैचेस. अब यहाँ पे किसी चीज़ से मना करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो हम कहेंगे मस्ट नॉट. अब इसी से रिलेटेड आगे एक एक्सरसाइज आ रही है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट. सेंटेंस है शी डैश ईट सो मच शुगर. ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि शुगर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, मस्ट नॉट. नंबर 2 इज स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल.
तो यहाँ पर किसी चीज़ के होने को जाहिर किया जा रहा है, ऑब्लिगेशन को यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा मस्ट। नंबर 3 इज यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, तो यू मस्ट तो नहीं ना होगा, बल्कि क्या होगा, यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न। नंबर 4 इज ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, तो राइट ऑप्शन इज मस्ट। एंड नंबर 5 इज विजिटर्स डैश स्मोक, तो विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। The next portion is about present indefinite and present continuous tense. Make the present indefinite and present continuous tense. Present indefinite tense में आपको पता है कि किसी काम के रेगुलर होने को जाहिर किया जाता है, किसी काम की रेगुलरिटी को शो किया जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर किसी काम के जारी रहने को जाहिर किया जाता है। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम डू नॉट और डज नॉट को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग ऑफ इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी को यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज़ करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, लेट्स सॉल्व इट। द फर्स्ट वन इज यू डैश, ब्रैकेट के अंदर उसने दिया है नॉट और लाइक का वर्ड, हमने इन दोनों वर्ड को यूज़ करना है, और आगे है चॉकलेट। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो किसी काम के जारी होने को जाहिर कर रहा हो, ठीक है, बल्कि एक रेगुलर बात की जा रही है कि आप चॉकलेट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखेंगे। नेगेटिव के अंदर है तो हम खुद से यहाँ पर डू नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। नंबर 2 इज़ शी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मौजूद है नॉट और स्टडी, आगे ब्लैंक आ गई है और आगे है एट द मोमेंट, ठीक है, तो ये इस किसी काम के जारी रहने को जाहिर कर रहा है। एट द मोमेंट का वर्ड आ गया, या एट प्रेजेंट का वर्ड आ जाए, या नाउ का वर्ड आ जाए, तो ये कॉन्टिन्यू काम के किसी जारी होने को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा शी इज़ नॉट स्टडिंग एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट इज दे डैश, नॉट और ईट के वर्ड आए हैं राइस एवरी डे, तो एवरी डे का जो वर्ड होता है ये वैसे किसी काम का रेगुलर होने को जाहिर करता है, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। नंबर 4 इज वी डैश, नॉट और वर्क के वर्ड आए हैं और आगे है नाउ। अभी मैंने बताया कि जब नाउ आएगा तो ये भी किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे इसे हम। सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट वर्किंग नाउ। नंबर 5 इज इट डैश, ऑप्शन है हमारे पास रेन, अ लॉट हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल बात हो रही है तो ये सेंटेंस बनेगा इट रेन्स अ लॉट हियर। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस को भी इस्तेमाल करते हैं, सो राइट ऑप्शन होगा रेन्स। नेक्स्ट है आई डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ, ठीक है, काम के जारी होने को जाहिर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एम गोइंग का वर्ड यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन होगा आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। सो ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट इज अबाउट पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमारे सामने एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, हमने इस पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को कैपिटल करना होगा, कुछ वर्ड्स के हमने लास्ट के ऊपर फुल स्टॉप लगाना होगा, कॉमाज आएंगे, इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अब हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। आंसर है हमारे पास ऑन द एव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। आपको पता है कि किसी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, ऑन का ओ हमने कैपिटल कर दिया। चाइनीज न्यू ईयर ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, चाइनीज का सी कैपिटल, न्यू का एन कैपिटल और ईयर का वाई कैपिटल। इसके बाद हमने कॉमा लगाया एक नई क्लास को स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल करते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चाइनीज़ का सी दोबारा से प्रॉपर नाउन आ रहा है, कैपिटल करेंगे। To make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. Again proper noun आ रहे हैं, New Year's Eve dinner capital करेंगे because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. अब जिन चीज़ों को हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं उनको हमने कॉमास के अंदर लिख दिया, जैसे वर्ड 8 आया,
फिर उसका मीनिंग प्रॉस्पेरिटी आया, उसको भी हमने कॉमे के अंदर कर दिया। इस तरह वर्ड 9 आया, वो भी हमने कॉमे के अंदर कर दिया। और लॉन्ग लास्टिंग को भी हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया। सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप को भी ऐड कर दिया। तो ये थे पंचुएशन के हवाले से एक्सरसाइज। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं हाइफन को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम देखते हैं। Hyphens are used to divide words at the end of line when the word cannot fit on the remainder of the line. There are 6 rules to follow. कि जब किसी सतर यानी किसी लाइन के हाशिए के अंदर लफ्ज़ पूरा ना हो सकता हो तो अल्फाज को तकसीम करने के लिए हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं। यानी एक लाइन कंप्लीट हो रही है, आगे हमारे पास बाउंड्री लाइन तो आ गई है, हमारे पास जो हाशिया हमने लगाना होता है वो हमने लगा दिया। अब वहाँ पे वर्ड पूरा नहीं हो रहा, अब हमारे पास क्या रूल्स हैं कि हम अगले लाइन में उस वर्ड को ले जाएं, उन रूल्स को हम पढ़ते हैं। पहला है कि डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स। इट मीन्स दैट वन सिलेबल वर्ड्स आर नेवर डिवाइडेड। कि वो अल्फाज जो कि वन सिलेबल होते हैं उनको तो आप हाइफन लगा के उसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, जो 2 सिलेबल्स वाले वर्ड्स हो सकते हैं या मोर देन 2 वाले हो सकते हैं, उसको आप किस अंदाज से तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है स्पॉट, तो स्पॉट इज अ 2 सिलेबल वर्ड। इसको किस अंदाज से तोड़ना हमने, उसने पहले तोड़ा एस के बाद तोड़ दिया, गलत। नंबर 2 एस यू के बाद उसने वर्ड को तोड़ दिया, ये भी गलत। हमारा पहला सिलेबल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सब पॉट, ठीक है। तो पहले हम सब एस यू पी के बाद लफ्ज़ को तोड़ेंगे हाइफन इस्तेमाल करके, बाकी के लफ्ज़ को हम नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट है द हाइफन गोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। कि हाइफन जो होता है वो लाइन के एंड पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकरेक्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है सब, और उसने देखे हाइफन कहाँ पे लगाया है, पोर्ट से पहले। तो हमने लगाना होता है जहाँ पे हमारी बात इनकम्प्लीट रह गई, सब यानी कि ऊपर हमने लगाना था एस यू पी के बाद। नंबर 3 है कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस मेक नेचुरल डिवीजन्स। कि कुछ जो हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड से पहले एक वर्ड लगाना, और सफिक्स होता है किसी वर्ड के बाद में एक वर्ड लगाना। जैसे यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ रहा है इंटरनेशनल, ठीक है, तो हमने इंटर के बाद हाइफन लगाएंगे, ना कि इन के बाद हम हाइफन लगा देंगे। प्रॉपर हमारा प्रीफिक्स है इंटर और आगे है नेशनल, तो हम इंटर के बाद हाइफन को यूज़ करेंगे। नंबर 4 है कि डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव्स। के वो अल्फाज जो कि है तो वो 2 सिलेबल या 3 सिलेबल, लेकिन वो है कोई प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं उनको भी हम डिवाइड नहीं करते। जैसे पाकिस्तान को उसने डिवाइड किया, इनकरेक्ट था, आगे हमने इसको कंप्लीट कर दिया पाकिस्तान, इसको हम तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 2 लेटर्स प्लस द हाइफन ऑन द फर्स्ट लाइन एंड 3 लेटर्स ऑन द सेकेंड। वही बात है तकरीबन जो पर हमने पढ़ी है, यानी कि जहाँ पर हमारा एक सिलेबल कंप्लीट होगा वहाँ पर हमने लगाना होता है, ठीक है। आप एक लेटर को छोड़ के या 2 लेटर को छोड़ के नहीं लगा सकते, बल्कि जहाँ पर हमारा एक सिलेबल कंप्लीट होता है वहाँ पर हमने लगाना होता है। जैसे वर्ड हमारे पास स्पॉस्डली, तो उसने पहले एस के बाद लगाया जो कि गलत था, फिर उसने स्पोज्ड पूरा लफ्ज़ कर दिया, फिर उसके बाद एल वाई पे लगाया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो पहला वावल जहाँ पे हमारा आया सब, वहीं पर हमने जो है हाइफन को यूज़ करना होता है। और इसके बारे में नंबर 6 रूल है कि डिवाइड हाइफनेटेड वर्ड यूजिंग द हाइफन ऑलरेडी इन द वर्ल्ड। अब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो कि खुद ब खुद बता रहे होते हैं कि हमने हाइफन को कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मौजूद है मदर इन लॉ, उसने कहाँ पे तोड़ दिया, पहले मद अर इन लॉ, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हम कहाँ पे इसको तोड़ेंगे, मदर वर्ड कंप्लीट हुआ, फिर इन और फिर लॉ, 3 वर्ड थे, तो तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने अलग अलग से हाइफन को इस्तेमाल किया। तो ये यूज़ होते थे हाइफन के इस्तेमाल करने के हवाले से।